बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे हॉकी की बात करेंगे और हॉकी की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था और हम इस पर बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान प्रो लीग के लिए तो क्वालिफाई कर चुका है। अब उसकी तैयारी कैसी है, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं? मैंने हमेशा से ये बात की है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी पाकिस्तानी कौम ये समझे कि आप पहले ही सीज़न में जाते ही प्रो हॉकी लीग जीत जाएंगे। उम्मीद तो ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा रियलिस्टिकली ये भी देखना है कि आप ये एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अब जा रहे हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारी जो कारकर्दगी है उसको हमें बड़ा रियलिस्टिकली गेज करना है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो ये है पाकिस्तान हॉकी के लिए कि प्रो लीग के अंदर अब वो ब्रांड ऑफ हॉकी, वो क्वालिटी ऑफ हॉकी, वो कंपेरेटिव हॉकी खेली जाएगी जिसके बारे में बहुत मरतबा बात की गई है इस प्रोग्राम की मुनासबत से भी। पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप जारी है, कैंप का आगाज़ हो चुका है। टीम कहाँ जा रही है, क्या तारीख होगी, किन टीम से खेलेगी, ये तमाम तर तफसीलात आपको देंगे पाकिस्तान हॉकी से। हमारे कुछ लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे, ओहदेदार हों, हमारे प्लेयर्स हों। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी इस मकाम पर है कि जहाँ पर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे हैं कि हम प्रो लीग में जाने वाले हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में बात करनी है T20 वर्ल्ड कप की, जिसके बाकायदा तौर पर शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ग्रुप्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान के ग्रुप को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ज़रूर है, रवायती हरीफ भारत भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक टीम ज़रूर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और वो है अमेरिका की टीम। लास्ट टाइम जब हम अमेरिका से खेले T20 वर्ल्ड कप में तो हम हार गए थे और वो शिकस्त बड़ी भारी साबित हुई थी। तो इस बारे में ज़रूर आज गुफ्तगू करेंगे कि इस बार क्या तवक्कुआत हैं और टीम का मोराल कैसा होना चाहिए, क्या टीम सिलेक्शन होगी। और साथ ही साथ इस पूल के अंदर आपको नेदरलैंड्स भी नज़र आती है, वो भी एक अच्छी टीम है। तो पाकिस्तान के और जो मुख्तलिफ पूल्स हैं उनके बारे में ज़रूर आज तफसील में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मज़ीद क्रिकेट की बात करेंगे तो आपसे ट्राई सीरीज़ की भी बात करनी है। बहुत सारा जो है ओवरऑल फोकस उस पर भी रहा है। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर एक बार एक उम्मीद अपनी जगा ली है कि शायद वो अगर अब पाकिस्तान को भी हरा देते हैं और अच्छे मार्जिन से हराते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं फ़ाइनल के लिए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन अब जिम्बाब्वे से जो जीत थी श्रीलंका की वो बहुत अहम साबित हुई और अब तमाम तर नज़रें पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पर ज़रूर होंगी। इसके साथ साथ आपको बॉक्सिंग के बारे में मैंने ज़रूर आगाह करना है। बॉक्सिंग का एक बैनुल अक़वामी मुकाबला पाकिस्तान में जारी है, इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। इसमें बहुत सारे बॉक्सर्स शरीक हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी बहुत सारे बॉक्सर्स आए हैं। लाहौर में ये मेला सजने जा रहा है और बहुत सारी बात हो रही है इस कंपटीशन को लेकर, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको तफसीलात देंगे। और उसके बाद आपसे कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, कुछ मज़ीद खेल भी हैं जिनके बारे में ख़बरें शामिल करनी है। टेनिस को लेकर पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ी जीत आई है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ATP चैलेंजर कप हो रहा है और वहाँ पर हमारी पहली विक्ट्री आ चुकी है, तो उस बारे में भी आपको डिटेल में आगाह ज़रूर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि प्रो लीग का जो शेड्यूल है उसके बारे में हमने ज़रूर गुफ्तगू करनी है और उसको लेकर तमाम तर तफसीलात जानेंगे। आज हमें हॉकी फेडरेशन से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमें तमाम तर तफसीलात भी बताएंगे और आप नाजरीन को भी आज बाकायदा तौर पर एक रोड मैप मिल जाएगा कि पाकिस्तान के प्रो लीग में जो मुकाबले हैं, जो मैचेस हैं और वो कहाँ होने जा रहे हैं, कौन सी टीम से होंगे। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी टीम है, हमारे साबिक ओलंपियन भी हैं जनाब राना मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं राना साहब आप? थैंक यू वेरी मच सर, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम के अमाद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अमाद आप? जी मैं ठीक, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे हैं शाह? अल्लाह का एहसान है जी। शाह जी, आप हॉकी का कोरम आज पूरा लग रहा है। आपको देखते ही साथ मुझे याद आ गया कि हमेशा आप सबसे ज़्यादा हॉकी की बात करते हैं, तो आज हमने कोरम भी पूरा कर लिया। लेकिन सबसे पहले राना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर पहले तो हम एक बार फिर कहेंगे, ऑल दो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आपको और हॉकी फेडरेशन को बहुत मुबारकबाद। ये बहुत बड़ा मौका है सर पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो क्वालिफिकेशन हमारी हुई है, जो हम प्रो लीग में शिरकत करने जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान हॉकी के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और ये मौक़िफ़ देने का एक मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान हॉकी की जो टीम है वो इस वक्त कोई पिछले 5-7 साल से इस वर्ल्ड क्लास जो टूर्नामेंट्स हैं या बेस्ट ऑफ 10 टीम्स हैं उनमें से बाहर है। तो ये इस लिहाज से आज पहला मौका पाकिस्तान हॉकी को मिल रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग खेलेगी, उन टॉप 10 टीमों के साथ खेलेगी जो इस वक्त दुनिया में हॉकी पे राज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी की वापसी है दोबारा दुनिया में, कि जिससे पाकिस्तान हॉकी लगेगी अब कि जो हम सोचते हैं, जैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नज़र आए, पाकिस्तान ओलंपिक गेम में नज़र आए, पाकिस्तान इन टॉप 10 टीमों से खेलता हुआ नज़र आए। तो ये अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दिया है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी जो है वो अप टू स्टैंडर्ड है, अप टू मार्क है और हमने कोशिश की है वो तमाम मेजर्स लिए जाएँ जिससे पाकिस्तान हॉकी टीम एक टीम बन के नज़र आए और आपको और हमको इंशाअल्लाह ताला
एक विक्ट्री की शक्ल में भी नजर आएगी। अच्छा, थोड़ा सा कैंप के बारे में भी बताइएगा जिसका आगाज़ हो चुका है और शेड्यूल भी ज़रा कि जी, कब हम मैं रवाना बता हो देता रहे हैं, कहाँ मैच होने जा रहा है हमारा। सबसे पहले तो ये है जी कि ये 24 तारीख से हमने इसको कैंप को स्टार्ट कर दिया है और 3 तारीख को टीम हमारी अर्जेंटाइन जा रही है पहला फेज़ खेलने के लिए। प्रो लीग का जो पहला फेज़ है उसमें 2 मैच हम अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेंगे और 2 मैच हम खेलेंगे हॉलैंड के खिलाफ। नीदरलैंड भी वहाँ पे आएगी। उसके बाद सेकंड फेज़ होगा फरवरी में हम खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हम वहाँ 2 मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 खेलेंगे जर्मनी के खिलाफ। जर्मन की टीम ऑस्ट्रेलिया में आएगी। इसके बाद फिर जून में थर्ड फेज़ होगा। थर्ड फेज़ जो हो रहा है वो बेल्जियम में हो रहा है। वहाँ पे बेल्जियम में हम 2 मैच खेलेंगे उनके खिलाफ और 2 स्पेन के खिलाफ खेलेंगे। और जो लास्ट फेज़ है वो हम खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच और इंडिया के खिलाफ 2 मैच। वहाँ पे हमारे लंदन में ये राउंड है। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि कम से कम उस वक्त तक ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी कि जब तक हम इंडिया से मैच खेलने जा रहे हैं तो हम इस काबिल हो जाएं कि हम दोबारा दुनिया को दिखाएं कि 2 रवायती हरीफों में इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करें। लेकिन अमाद, आपसे ट्रेनिंग की भी बात करनी है। पहले तो ओवरऑल के बारे में भी बताइएगा। आप भी बड़ा खबरों में रहे हैं, आपकी मुलाकातें भी होती रही, बहुत सी बात हुई प्रो लीग को क्वालिफिकेशन लेकर, आपका भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया। और जो हम एक हमेशा कहते थे कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं आ पाती या फाइनेंशियल कुछ हर्डल्स थे, उसको भी हुकूमत पाकिस्तान की मदद से हल कर लिया गया। तो ओवरऑल कैसा इम्पैक्ट रहा है प्रो लीग की क्वालिफिकेशन का? ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल टास्क था हमारे लिए, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने और मेरी टीम ने मिलके हमने इसको कामयाब बनाया। और जैसे कि राना साहब ने भी बताया कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी कौम के लिए, कि हमने 9 साल इस चीज़ का वेट किया। उसके बाद हमने क्वालिफाई किया और हम थोड़े दिनों की बात हम हॉलैंड के अगेंस्ट पहला मैच खेलने जा रहे हैं। वर्ल्ड की जो बेस्ट टीम्स हैं वहाँ पे खेलती हैं। आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि जाते ही हम लोग ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करेंगे जाते ही हम जीतना स्टार्ट कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, जैसे हमने ट्रेनिंग की, हम 3 सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मॉर्निंग में हमारी फिटनेस पे ट्रेनिंग होती है, आफ्टरनून हम जिम करते हैं, उसके बाद इवनिंग में हम थोड़ी सी हॉकी पे अपनी बेसिक चीज़ें बेहतर करते हैं। मैं समझता हूँ कि टीम पहले से मोराल काफ़ी है ये लड़कों का। आपने सपोर्ट की बात की, गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट की, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। लड़के जो है वो इस लेवल पे इस वक्त आ चुके हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। पाकिस्तान का हमारी जो रैंकिंग थी उसमें भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और पहली गेम पे पूरी कौम की नज़र है इंशाल्लाह। मेरी टीम तैयार है, हम सरप्राइज़ करेंगे। अच्छा, ये बड़ा आपने रियलिस्टिकली अच्छा होगा कि हमने आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने हमेशा, मैंने मोई शाह साहब ने इस प्लेटफॉर्म से यही बात की है कि पहली लीग में अपने आप को सस्टेन भी कर लेना और रेलीगेट ना होना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान हॉकी के लिए। हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि बहुत अरसे तक हम कोशिश करते रहें कि वो वर्ल्ड क्लास हॉकी तक हम पहुंच सकें। फाइनली मौका आ चुका है, जिस तरह आपने भी कहा लड़कों का मोराल बहुत हाई है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने पिछले 10 सालों में क्या सपोर्ट दी और फिर उसके अवज़ हम जो हैं वो रिजल्ट्स मांगे। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप एक्सप्लेन कर दें कि प्लेयर्स जो हैं, आपने बता दिया मोटिवेटेड है, ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा ले रहे हैं। अब टेक्निकल फेज जो आ जाता है जहाँ पर स्किल लेवल की बात होती है, हाल ही में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी हॉकी खेली है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमने देखी भी है, वीडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं, बहुत कंपेरेटिव हॉकी खेलते हुए हम नजर आए हैं। अब कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम कलेक्टिवली फोकस कर सकते हैं और प्रो लीग में बेहतर हो सकते हैं? मैं सिर्फ आपको एक छोटा सी एक बात बताना चाहता हूँ कि बेल्जियम और नेदरलैंड्स ये 2 समझ लें इस वक्त वर्ल्ड की जो टॉप टीम्स में आती हैं। हॉलैंड के अगेंस्ट हमने मैच खेलना है पहला। हॉलैंड इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है। मैं समझता हूँ कि उनमें और हमारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन सिर्फ ये है कि वो कम्पिटिटिव हॉकी खेलते हैं ज़्यादा उनमें ज़्यादा, और एक्सपीरियंस उनमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो पूरा साल हॉकी खेलते हैं। हमने अब लास्ट 2021 में टूर्नामेंट खेला, हम 25 में प्रो लीग में पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट। सो ये मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ताहिर जमान साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारा जो पैनल है कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा है इस वक्त। लड़के चीज़ों को समझते हैं, टैक्टिकल जो हम काम कर रहे हैं। हमारे वीडियो सेशंस बड़े अच्छे होते हैं, हम जो चीज़ें एनालाइज करते हैं उन पर वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ों को लेके मैं समझता हूँ कि जो डिफरेंस है स्किल वाइज आपने बात की, स्किल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि स्किल में हम अभी भी गोरों को जो वो इंशाल्लाह वो हरा सकते हैं। बाकी सिर्फ थोड़ी उनमें फ़िटनेस की जो बात है वो आपके बताया कि वो एक्सपीरियंस खेल खेल के डे बाई डे वो खेलते हैं। उनके इंटरनेशनल मैचेस ख़त्म होते हैं तो उनकी लीग स्टार्ट हो जाती हैं, लीग स्टार्ट होती हैं तो उनकी क्लब्स हॉकी स्टार्ट हो जाती है। सो इसमें थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस आता है कि हमारे सिर्फ ये टूर्नामेंट की वजह से हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। बाकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले बताया हमारी यंग और सीनियर कम्बिनेशन के साथ टीम बनी हुई है।
मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौम इस बात पे भी मुतमईन है कि हमारा कप्तान इस बार बड़ा एग्रेसिव है, तो उनको ये भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि बड़े वोकल हैं अमाद और बड़ा एग्रेसिवली जो है वो गेम भी खेलते हैं और पाकिस्तान हॉकी को करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी बात है। मोई शाह साहब, मैंने आपसे क्रिकेट पे बात की, मैंने आपसे ओलंपिक्स पे बात की, मैंने आपसे हर स्पोर्ट पर बात की, लेकिन जो रौनक आज आपके चेहरे पर नज़र आ रही है ना, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हॉकी आपके लिए कितनी दिलचस्पी रखती है। नहीं, सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखें, मेरी एक उम्र हुई है और इनके साथ रह के राना मुजाहिद को एज अ प्लेयर, और उस वक्त मुझे याद है लेट 80s में जब ये नेशनल टीम में और नेशनल टीम में इधर कैंप लगाती थी, उस वक्त से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ प्लेयर। और हर दफ़ा मैं इनको मतलब अपनी पूरे मेयार पे पूरा पाया है। इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ ये बात ज़रूर करूँगा, हल्का सा हिस्ट्री को टच करूँगा कि जब राना मुजाहिद ने ये एज अ सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में एज अ सेक्रेटरी टीम छोड़ी थी, तो वी वर एट दैट टाइम वी वर अराउंड वर्ड नंबर 6 आई थिंक। ये बात ठीक है ना राना साहब? जी 6 नंबर पे थे। फिर डिक्लाइन ऐसी आई कि हम 6 से कोई 17 और 18 चले गए विद इन 10 ईयर। अब ये वापस आए हैं तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच नज़र आई है, टीम अच्छी मतलब है कि खेलती नज़र आई है, और टीम ऐसी नज़र आई है कि देखें अच्छी टीम से कम्पीट कर सकती है। और सबसे बेहतरीन इस वक्त काम ये हो गया कि पाकिस्तान प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, जब तक आप अच्छी कंपेटिटिव हॉकी नहीं खेलेंगे अहमद, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है। क्योंकि जब आप खेलेंगे हालैंड से, जब आप खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जब आप खेलेंगे जर्मनी, बेल्जियम ऐसी टीमों के साथ, तो फिर आपकी गेम बढ़ेगी, आपको पता लगेगा हमारे में वीकनेसेस कितनी है, डिफेंस कितना हमारा वीक है, अटैकिंग हॉकी में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोऑर्डिनेशन जो टीम का है, क्या फॉरवर्ड्स जो हैं वो पीछे आ रहे हैं, फॉरवर्ड पीछे नहीं आ रहे, डिफेंस को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, मिडफील्ड आपने कितना कवर किया और मिडफील्ड आप पोजीशन आप सही रखते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विद द टाइम आपके पास आएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रो लीग एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान की हॉकी की रिवाइवल के लिए। ये रिवाइवल वैसे नहीं होनी थी, कोई और चांस नहीं है आपके रिवाइवल का। प्रो लीग आप खेलेंगे तो प्रो लीग से आपकी रिवाइवल हॉकी की चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखें, गवर्नमेंट ने इन्होंने कोशिश की, अमाद भट्ट ने बात की, सब ने मिल के बात की, तो गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपया रिलीज़ किया, और जो अब मेरे ख्याल इन द पाइपलाइन है उनको मिल जाएगा। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट होगा जब प्लेयरों पे, उनकी डेलीज़ पे, उनकी टूर्स पे, उनकी एक्सपोजर पे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम 1 साल के अंदर अंदर, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि टॉप 12 में तो ये ज़रूर आनी है इंशाल्लाह। और जब टॉप 12 में जब आप आते हो तो फिर आप क्या करते हो कि फिर आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हो, फिर आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हो, तो फिर यू बिकम पार्ट ऑफ द बेस्ट 10 और 12 टीम्स, तो फिर आपको एक्सपोजर साथ साथ मिलता रहता है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और बड़ी खुशी हुई है कि ताहिर ज़मान का कोई इनका साथ थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अब वो सारा कुछ सेटल हो गया। बड़े परेशान थे आप भी, मैं मुझे खुद याद परेशान था। मैंने देखें, एक जो कोच है, वो कोच अगर लेके चलता है ना टीम को, तो उसके साथ फिर आप फ़ौरन नए कोच को रखेंगे तो वो आपको उसको नहीं पता कि किस प्लेयर में क्या खामी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, किस तरह उसको खिलाना चाहिए, तो वो फिर मसला बन जाना था बहुत ज़्यादा। लेकिन ताहिर ज़मान वापस आए, और अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि अच्छा पाकिस्तान कंपटीशन। बात आप वाली है कि हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे कि प्रो लीग आप पहले ही जाएंगे और जाके जीत लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेलीगेट नहीं होगे। इनका टारगेट होना चाहिए रेलीगेट। 6ठे पे फिनिश होते हैं, 7वें में फिनिश होते हैं, इवन 8वें में फिनिश होते हैं, 9वें पे नहीं होना चाहिए। बस ये इनका टारगेट होना चाहिए। स्पेन को टारगेट करें, इंडिया को टारगेट करें। ये जो थोड़ी सी हल्की सी मुझे वीक टीम्स लगती हैं आजकल, जो खासकर इंडिया खेल रहा है वो इतना अच्छा हॉकी नहीं खेल रहा, स्पेन भी इतना अच्छा नहीं खेल रहा, इनको टारगेट करके हम इंग्लैंड को टारगेट करके हम मेरा ख्याल मुशाह साहब, इंडिया तो वैसे ही टारगेट पे होता है मेरे ख्याल से, तो वो आप जितना भी कह लें उनको हमने टारगेट और रडार पे रखा है। लेकिन एक ग्लोबल इम्पैक्ट की बात मैं चाहता हूँ हम ज़रूर करें। राणा साहब, आपके करियर को भी अगर देखें तो 89 में आप करियर का आगाज़ करते हैं, 90 में आप गोल्ड मेडल जीत जाते हैं एशियन गेम्स में, 92 में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं समर ओलंपिक्स बार्सिलोना में, और फिर 94 में जो वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल है उस टीम का भी आप हिस्सा रहे हैं। तो पाकिस्तान हॉकी का जो एक उरूज रहा है उसको आपने बड़े करीबी से देखा, और एक इम्पैक्ट था हमारा दुनिया की हॉकी पे। अब पिछले कुछ सालों का एक लंबे अरसे का मुवाजना करें तो वो इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, लेकिन अब ये जो प्रो लीग में हम कदम रख चुके हैं, इससे आप परसेप्शन कैसे चेंज होते हुए देख रहे हैं दुनिया का दोबारा? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें बता दूं। जैसे शाह साहब ने अभी कहा ना, मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं इसमें जी जी। कि लोग कुछ समझते हैं कि प्रो लीग में नहीं जाना चाहिए।
तो मैं इसलिए भी समझता हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए। उसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे नादान दोस्त हैं ना, उनको ये समझ होनी चाहिए कि प्रो लीग में जब ये हमारी टीम खेलेगी, मुझे यकीन है कि ये चैंपियन नहीं होगी, लेकिन जब जिस टीम की टॉप की 10 टीमें हैं जिनसे आप खेले ही नहीं हुए, अब जब आप उनसे खेलेंगे तो फिर आप क्वालिफाइंग राउंड में जाएंगे, तो फिर आपको ये कमज़ोर टीमें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। बेहतर तैयारी होगी। जो आज हमारा मैच मलेशिया से हो जाता है, जो आज हमारा मैच चाइना से हो जाता है, जो आज हमारा कोरिया से हो जाता है, तो इससे फिर आप आ जाएंगे, तो फिर आपको ये टीमें मिलेंगी। आज अगर हम क्वालिफाइंग राउंड खेलते तो हमें कभी सामने हॉलैंड होता है, कभी सामने जर्मनी होता है, हमारा पोजीशन बहुत डाउन है, बहुत फर्क आ जाता है। बहुत फर्क है, तो उनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसीलिए फिर हम बड़े बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा प्रो लीग खेलने का, कि यहाँ से हमारी जो मार्किंग है, नंबर जो है, जैसे शाह साहब ने कहा, ऊपर आएंगे, और इससे हमारे खिलाड़ियों के जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो बहुत टॉप पे जाएगा। अब दूसरी बात आपने कह दी है कि जी जो इस वक्त हॉकी का वो इमेज बन रहा है या बनना चाहिए, देखिए इसमें और भी फैक्टर है। सबसे पहले फैक्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। मैंने और शाह साहब ने जब तक कवर की होगी, अमाद ने भी शायद उस वक्त खेला हो, लेकिन ये छोटा है, उस वक्त स्कूल हॉकी बहुत होती थी। स्कूल से ही कॉलेज बनता था, यूनिवर्सिटी बनती थी, उससे ही क्लब बनता था, उससे डिस्ट्रिक्ट बनता था, डिवीजन बनता था, सूबा बनता था, नेशनल लेवल पे बनता जाता था। अब वो काम खत्म। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी इस खेल को, वो डिपार्टमेंट की थी। आज डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल कोई बेखबर है, ना कोई उनको पूछने वाला है, ना कोई पूछ रहा है कि भाई ये टीमें नहीं बनेगी तो खिलाड़ियों के स्वाय क्रिकेट के कोई इंसेंटिव नहीं है। किसी सी जगह से भी कोई भी खेल आप निकाल लें, तो इंसेंटिव एक ही है कि इनको डिपार्टमेंट्स मिले और हाईली पेड हो। ये भी आपके नेशनल हीरोज हैं। बिल्कुल एट पार आने चाहिए। अगर आप इनको इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो कल आपको ये जितने खेल नजर आ रहे हैं फिर ये बिल्डिंगें ही रह जाएंगी, ये स्टेडियम्स ही रह जाएंगे। और आज भी ये हालत है। मैंने अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा है, खुदा के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करें, जो बन गया हुआ है इस पे इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों अपने खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करें, इन पे ज़्यादा ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की, अपने कोचेज पे करें, अपने ऑर्गेनाइजर्स पे करें। यहाँ इन्वेस्ट करके आप चीज़ों को ऊपर ले आएंगे तो क्या फ़ायदा उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसको यूटिलाइजेशन ही नहीं है उसकी। सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन ये है कि अगर आप अपने खिलाड़ियों पे, अपने कोचेज पे नीचे से ऑर्गेनाइज करके उनके साथ काम करें तो आपको बहुत टैलेंट है ह्यूमन हर खेल रिसोर्स से। ह्यूमन रिसोर्स में आई थिंक बहुत जरूरी है। जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन आई थिंक अमाद अब तो बात उस मकाम तक आ गई कि अब आप जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, तो ऑब्वियसली ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन एक ग्लोबल परसेप्शन बड़ा चेंज हुआ। और मैं हमेशा से समझता हूँ, क्योंकि हम मीडिया का एक हिस्सा हैं, कि स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब आप लोगों के प्रो लीग में क्वालिफाई करने से लोगों को पता चला है कि हमारे कप्तान है माद भट्ट, माद का ताल्लुक कहाँ से है और कौन से प्लेयर्स हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया। ये प्लेयर्स के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इस डिजिटल मीडिया सबके हाथ में, वो गेज कर रहे होते हैं क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है, तो वो किस तरह से प्लेयर इम्पैक्ट होता है इन तमाम चीज़ों से। बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक बहुत समझ लेके बड़ा तगड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ। मैं बाबर भाई को बड़ा ना क्रिकेट में देखता हूँ। एक छोटी सी आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि अभी ये रिसेंटली खेल रहे थे तो तकरीबन कोई 50,000 स्टेडियम में बंदा देख रहा था उनको, और सब ने आवाज़ लगाई बाबर बाबर। और आफ्टर द गेम उनका इंटरव्यू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता मेरा नाम लेना बंद करो, बाकी प्लेयर भी हैं उनका भी ख्याल करो। तो आप जब तक पूरी गेम के अंदर नहीं घुसेंगे, आप ये चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जी नेशनल टीम में कौन है। अभी रिसेंटली हमारे साथ बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको खुद बताना पड़ता है, कहीं रोड पे जा रहे हैं या कहीं कोई किसी स्टेडियम में या किसी स्ट्रीट पर घूम रहे हैं, तो उनको खुद बताना पड़ता है क्या कि यार भाई खुदा की कसम हम हॉकी खेलते हैं यार, मान लो। तो वो फिर आगे से कहते हैं हाँ यार नाम सुना था या पहली दफ़ा देखा है। तो इन चीज़ों से लोगों को बाहर आना चाहिए। अगर वो वाकई सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर उस गेम में इंटरेस्ट लें और उसको जानें, उसको पहचानें। मैं बिल्कुल भी किसी गेम के अगेंस्ट नहीं जाता। सारे हमारे नेशनल जीरो हैं, सारी हमारी जितनी पाकिस्तान की गेम्स हैं सबको जाना चाहिए ऊपर। आप एक ही गेम को लेके आप उसके पीछे आप लगे हुए हैं, सो ये मैं समझता हूँ कि बहुत नाइंसाफ़ी बाकी गेम्स के साथ भी। कायदा मोहम्मद अली जिलान ने अगर नेशनल गेम को हॉकी डिक्लेयर किया तो उनकी बात ही मान लें। प्लेयर्स रेडी हैं, हमारा एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट टास्क। अच्छा, लेकिन परसेप्शन तो चेंज हुआ है। आपके फॉरेन जीत, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन की भी बात चलना हुई, तो सबसे पहले मोहसिन नकवी ने आप लोगों को बुलाया, आपकी मुलाकात भी हुई, तो परसेप्शन चेंज हो गया।
चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। चीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, नकवी साहब ने भी। बड़ा अच्छा लगता है जब मुलाकात होती है, आगे से उनके जो रिमार्क्स आते हैं प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स को यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि जो उससे उनको एनर्जी और बूस्ट मिलता है आगे जाके परफॉर्म करने के लिए। बस एक बात हम ज़रूर, मैं खैर बाकी कहीं ना कहीं ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, और मैं गारंटी से आपको कहता हूँ, ख़ास तौर पर जब तक मोई शाह साहब बैठे हैं ना, कोई ऐसा शो नहीं होता जब हॉकी की बात ना हो रही हो। तो हम तो बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल हैं, और राना साहब आप हों एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज या आप हों हमारे प्लेयर वाइज, हम आपके लिए नेक तमन्नाएं भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं। दो जी जी वर्ड्स मैं प्लीज, जी ज़रूर ऐड सर। करूंगा अहमद, कि देखिए अगर हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारे लिए कुछ करके दिखाएं, तो इनको वैल्यू देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी चाहिए। जब तक हम इनको वैल्यू नहीं देंगे, एज अ प्लेयर वैल्यू देनी पड़ेगी। क्योंकि आप आज हालैंड में देखें, हालैंड में पता नहीं कितने 100 क्लब हैं, क्या है वहाँ, प्लेयर की वैल्यू बहुत है, हॉकी के प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो एक्सपेक्ट भी करते हैं, फिर जब उनको कुछ मिलता है फिर वो करके भी दिखाते हैं। हमें इनको वैल्यू देनी पड़ेगी, इनको टॉप लेवल पे हमें मतलब फाइनेंशियल भी वैल्यू और इनको एज अ स्टेटस की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो फिर हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि जी आप क्या करके हमारे लिए बिल्कुल, राणा साहब कुछ ऐड करना चाहें? जी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो आपने ऑफर की है ना, मैं आज ही आपको कह चला हूँ, बाकी साल आप पूरा खुद देख लीजिएगा। अगर आपने आज ये लम्हा फिक्रिया है, आज ये बात पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास है, ये जितने खिलाड़ी है ना अमाद भट्ट समेत, ये समझ रहे हैं कि हम आपकी शर्ट वापस करते हैं, हमें बाहर खेलने की इजाज़त दे दो। तो ये उस कौम के लिए भी, उस मुल्क के लिए भी और उस खेल के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि अपना पाकिस्तान शर्ट छोड़ के दूसरे मुल्क की या दूसरी कंट्री की जाके खेलना क्यों चाह रहा है। लेकिन ये भी सही है, जब आप इनको कुछ नहीं दे रहे तो जो दे रहे हैं ये अपना वक्त कैसे ज़ाया कर दें। ये मेरा सवाल आपको छोड़ के जा रहा बिल्कुल हूं सर। कि इस पे ज़रूर बात किया करें। बिल्कुल कि सर। हॉकी में सिर्फ फाइनेंस की कमी है, अगर इसको मुस्तकिल बजट का हिस्सा बना दिया जाए या इसको लहदा बोर्ड बना दिया जाए तो फिर पाकिस्तान हॉकी फ्लरिश हो सकती है, क्योंकि इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात करें, और मेरे ख्याल से हमने इस प्रोग्राम की मुनासबत से हमेशा ये कहा है कि क्या, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो, खास तौर पर जब डिपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, कि वो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे तो होगा, वो जिम्मेदारी बनती है। जब आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आप कौमी खेल आपका हॉकी है। तो हमने पहले भी, आपको याद होगा, हम एक पॉइंट पे तो इतना इमोशनल हो गए थे कि मैंने और बोई शाह साहब ने कहना शुरू कर दिया कि खुदारा या तो नेशनल स्पोर्ट चेंज कर लें या फिर हॉकी को वो इज्जत दे दें जो ये डिज़र्व करता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान हो, मुख्तलिफ इदारे हों, इवन PCB हो, मोहसिन नकवी साहब हों, बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन अब चेंज किया है। तो चीज़ें सही सिमत में दाखिल हो चुकी हैं। हम अब यही उम्मीद करते हैं कि तसलसल बरकरार रहेगा, और ये भी आपसे वादा करते हैं कि आपको लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान हॉकी की जो भी प्रोग्रेस होगी प्रो लीग में, उससे अपडेट भी करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको सेलिब्रेट भी इकट्ठे करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, अहमद आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो मजीद कुछ खेलों पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करेंगे क्रिकेट पर, और क्रिकेट पर सबसे पहले तो बात ये करनी है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप कैंपेन है उसकी बाकायदा तौर पर अब हमें शेड्यूल की शक्ल नज़र आ गई है। ग्रुप का भी बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है। इस पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगी? ग्रुप का बाकायदा तौर पर पता चल चुका है, और थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ USA को लेकर, लेकिन मज़ेदार ग्रुप बने हैं वैसे। बाज नहीं आते फिर ICC रखते हम एक ही ग्रुप में। सबसे ज़्यादा नज़रें इसी बात पे थी कि इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप अलहदा होगा कि नहीं, बट नहीं हो सका। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा मैच है, चाहे जो मर्जी कहते हैं जी हम इसको नॉर्मल मैच की तरह देते हैं, ये है वो है, बट रियलिटी है कि ये मैच देखना चाहते हैं लोग, तो इनको एक ही ग्रुप में रखा गया। और फिर USA का अब एक कह सकते हैं वर्ल्ड कप राइवलरी पे वो हमसे 1 अप हैं, तो वो हमें बराबर करना होगा इस वर्ल्ड कप में। तो इंटरेस्टिंग होगा, बट अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि ICC का तवज्जो इस बात पर है कि वर्ल्ड कप को बढ़ाया जाए, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेंस क्रिकेट हो, टीमों को, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाई जा रही हैं। और T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप ये कर सकते हैं।
तो उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं T20 फॉर्मेट को। तो इस दफ़ा 20 टीम्स की शिरकत होगी, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। उन मुल्कों को भी वर्ल्ड कप पे आगे खेलने का मौका मिलेगा जिनको हम पहले नहीं देखते, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़। बिल्कुल। और मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक अच्छा, ठाक, इंटरेस्टिंग, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड्स, नमीबिया, ये तो ज़रूर है, लेकिन मैं आपसे एक और ग्रुप के बारे में भी पूछना चाहूँगा, अगर आप उसका भी बता दें, जो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग है। इटली। वो नहीं, वो इटली भी नहीं है, वो है ग्रुप डी, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई। यार ये ग्रुप ऑफ डेथ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुश्किल ग्रुप है, आसान ग्रुप होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब पाकिस्तान, क्योंकि पहला मैच भी हमारा नीदरलैंड्स के खिलाफ है, तो मुझे वही चीज़ ज़हन में आई। आपको याद हो साउथ अफ्रीका में शायद गालिबन था कि उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए की है, आपने हमारे लिए अब कर रहे हैं, जब साउथ अफ्रीका को शिकस्त उन्होंने दी थी। पाकिस्तान की ग्रुप की बात करें, यूएस से थोड़ा सा, अब अगर यूएस से लड़कों को देखें आप, उनकी अभी रिसेंटली एक लीग भी स्टार्ट होने वाली यूएसए के अंदर, अब नए लड़के उनकी टीम में आ रहे हैं जिनका वो कैटेगरी उनकी जो कंप्लीट हुई थी, आई गेस 2 या 3 साल का था कि रेसिडेंसी, फिर उसके बाद आप आते हो। तो जितने ने भी ट्रैवल किया थे एशियन ममालिक से, वो लड़के एलिजिबल हैं उनके लिए। तो अब आपको डिफरेंट साइड नजर आएगी। एंड्रू गॉस की बात कर लें, वो भी आपको पता है कंसेक्टिवली इस वक्त जाके T20 लीग्स खेल रहे हैं। एक तगड़ी साइड यूएस से ज़रूर है। उसके अलावा इंडिया वाला ऑब्वियसली वन ऑफ दी बिगेस्ट मैचेस फिर है कि सब उसका बेसब्री से इंतजार करेंगे। एक अच्छी चीज़ ज़रूर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, आपने 2 कंडीशंस के अंदर खेलना है, आपको ज़्यादा वेल सूटेड होंगे। जो हम पता है आपको तीनों बात करते रहे हैं आप भी, बल्कि कि पाकिस्तान को श्रीलंका में जाके पहले सीरीज़ खेलनी चाहिए। अच्छी बात है कि आपने उसका भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आ गया, आप सीरीज़ भी खेल लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपने वो ग्रुप की बात की, मेरे लिए इंटरेस्टिंग इटली की टीम होगी। नाम से तो ऑब्वियसली फुटबॉल नेशन है, लेकिन जब आप इटली का थोड़ा सा अगर आप देखें, डिवीजन 6 खेल के ऊपर आई है, डिवीजन 5, डिवीजन 3, रॉरी बर्न्स आई गेस उसकी कप्तानी करें, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल भी चुके हैं। लेकिन अगर उस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आपको ज़्यादातर वहाँ पर 70 to 80% पाकिस्तानी नजर आएंगे आपको खेलते हुए, जो फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं पाकिस्तान में, ग्रेड 2 खेल चुके हैं। अच्छी साइड है क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अच्छी की है। तुर्किया के साथ उनकी शायद कोलैबोरेशन भी है, वो कहीं ना कहीं आपस में जो क्लब्स हैं उनके वो सपोर्ट करते रहते हैं, तो एक अच्छी साइड ज़रूर वहाँ पर है। लेकिन एक मज़े की बात ये होगी कि मुझे स्टिल फील होता है, अल्लाह ना करे हमारे ग्रुप में हो, बाकी ग्रुप्स की बात मैं कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं शायद एक बड़ा जो सा ना वो मैच जो छोटी टीम्स हैं वो टफ टाइम जरूर देंगी। नहीं, हमारे ग्रुप में तो नमीबिया और नेदरलैंड से खैर ये वाला वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन आप जो बात करें ना कंडीशंस का, मैं कल एक और चीज़ भी सोचने पे मजबूर हो गया कि हम तो अक्सर अपने घर की होम कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो हम कितना पहले वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आई थिंक ओवरऑल कॉम्पोजिशन तो बन चुकी है। मोइन शाह साहब, सिर्फ बदला अमेरिका की हार का नहीं है, आपको सीढ़ियाँ भी बहुत चढ़नी पड़ी थी, तो वो भी हमारे जहन में ज़रूर है। लेकिन इंटरेस्टिंग ग्रुप फॉर्मेशन, टू बी ऑनेस्ट, बड़े मज़ेदार ग्रुप्स बने। नहीं, ये अच्छा हुआ जी, दोनों टीमें आ गई, दोनों से बदला लेना। एक नहीं, यहाँ इंडिया भी है, यहाँ अमेरिका भी है। और पाकिस्तान इज़ लकी इनफ कि पाकिस्तान का सारे मैचेस आपने श्रीलंका खेलने, और उन्होंने तो ट्रैवल करना है, बिल्कुल, उन्होंने कभी श्रीलंका आना है, कभी इंडिया जाना है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान को ये जो एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान एंड इंडिया आर फर्म फेवरेट टू मूव फॉरवर्ड, आगे सुपर 8 में इन्होंने ही जाना है और ज़्यादा चांसेस यही हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा मौका है, जो 15 फरवरी को मेरा ख्याल मैच है पाकिस्तान इंडिया का, बड़ा अच्छा मौका है कि इंडिया से ये मैच और ठीक ठाक तरीके से जीतें, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम गुजारा होगा श्रीलंका में। ज़ाहिर टीम जाएगी तो अगर 7 को शुरू है तो कम से कम 10 एक दिन पहले तो लाजमी, 10-12 दिन पहले तो लाजमी जाएगी। तो इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करके वहाँ पे फिर हारने का कोई चांस बनता नहीं और कोई रीज़न बनता नहीं। तो मुझे बड़ा मतलब है, मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि ये टाइम पाकिस्तान के लिए होगा जो पाकिस्तान इंडिया को भी हराएगा और सारी टीम्स को हराएगा, और पूल में टॉप फिनिश होगा और उसको फिर आगे भी। अच्छा, काफ़ी मुश्किल चल रही है इस वक्त इंडियन क्रिकेट, अगर आप देख लें, बहुत बदतरीन शिकस्त हो हुई गई है उनको। मैं ऐसी गंदी क्रिकेट इंडिया को कम से कम रिसेंट टाइम्स में नहीं खेलते देखा। आप ये देखें कि कोई एक टेस्ट स्टैंडर्ड का प्लेयर ही नहीं है, स्वाय एक आध के जडेजा हैं, वो भी मतलब है ट्वेलाइट ऑफ हिज कैरियर, और सेम इज द केस विद बुमराह। बाकी कौन रह गया? बाकी तो है ही कोई नहीं है। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, मैं मान नहीं सकता कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने सीरीज खेलनी है, इस टीम के साथ क्या खेलेंगे? नहीं, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं मोई शाह साहब। आई थिंक इवन सलामीर, बहुत मुश्किल चल रही है इस वक्त इंडियन क्रिकेट। वो जो कोहली और शर्मा के बाद के दौर की बात करती थी, वो बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हो गया। इवन टू बी ऑनेस्ट, मैं आज इंडियन मीडिया भी गेज कर रहा था, कॉल्स आर कमिंग इन नाउ फॉर गौतम गंभीर टू गो। उन्होंने तो खैर बोर्ड को ये भी कह दिया कि अगर आप लाना चाहते हैं तो ले आएं किसी को। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया में भी जो मीडिया है वो मैंने देखा है, मुझे याद है जब हमने इंडिया की लड़कियों को हराया था इंडिया में,
तो जिस तरह के सवाल हुए थे इंडिया के प्लेयर्स से, वो मैं चाहती थी, शुक्र है कि मुझे नहीं कभी इस तरह का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हम इमोशनल हैं अपनी क्रिकेट के लिए और जितनी नज़र हम रखते हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर वो उससे भी ज़्यादा रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई हैं इंडिया में, इंडिया को जाके टेस्ट सीरीज़ हराना एक फॉरेन कंट्री का, वो भी साउथ अफ्रीका का, ये अनहर्ड ऑफ चीज़ इससे पहले नज़र आती है 25 साल बाद। 25 साल बाद। और गौतम गंभीर का इशू तो रहा है, प्लेयर्स के साथ भी कुछ हमेशा चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन टेस्ट रिकॉर्ड को अगर हम खाली क्रिकेटिंग टर्म्स में भी बात करें, टेस्ट में गौतम गंभीर एज ए जो कोच हैं वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे। कहीं मैं देख पढ़ रही थी कि रवि शास्त्री जब थे वो 4 सालों में एक सीरीज हारे थे और ये 1 साल में 4। लोगों ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि इनको रवि से पूछना चाहिए कि घर पे सीरीज कैसे जीतनी है। बिल्कुल, तो इससे ये पहले न्यूजीलैंड से भी आपको याद तो होगा ऑब्वियसली विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी तो इनको महसूस होगी काफ़ी हद तक, बट इसमें प्लानिंग और एप्लीकेशन की भी कमी बहुत ज़्यादा नज़र आई। इस तरह से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप अपने ही बैकयार्ड में इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। इंग्लैंड में बेहतर खेले, उसमें ऑब्वियसली शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बहुत आला थी, वो नहीं थे इस मैच में भी और पहले भी, तो ये एक फैक्टर ज़रूर था। बट उसके अलावा बाकी भी तो 11 खेलने आए हैं, तो ये काफ़ी कंसर्निंग साइंस हैं इंडिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसे अल्फाज फिर बोलने नहीं चाहिए जिनके ऊपर आप पूरा ना उतर सकें। गंभीर ने एक बार ये भी कह दिया था कि अगर 2 दिन भी बारी करनी पड़े तो हमारे पास ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 दिन क्या, वो तो आधा दिन भी नहीं टिक पाए। लेकिन बहुत बुरी तरह भारत ज़रूर एक्सपोज हुआ है। और वर्ल्ड कप की ग्रुपिंग की भी बात कर लें तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका होगा वर्ल्ड कप में कि उनको हराया जा सके। ट्राई सीरीज़ के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर करनी है। सैयद मोहम्मद अवैस, आई रियली फील फॉर यू। मतलब आप जब श्रीलंका पिक करते हैं तो जिम्बाब्वे जीत जाती है, इस बार आपने कहा जिम्बाब्वे आउट राइट फेवरेट और श्रीलंका जीत गई, तो क्या चाह रहे हैं आप वैसे? मैं कल रात को स्टेडियम में बैठा ये सोच रहा था, मैं कहा कल मैं क्या काम से जो हुआ मामला, लेकिन गलत पिक किया था। लेकिन एक कल श्रीलंका टीम शायद बहुत देर से शायद समझ आई इनको। जब कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन इनका वही था, शायद 1-2 चेंजेस इन लोगों ने की थी, लेकिन बैटिंग के अंदर जिस तरीके से कल निसांका ने परफॉर्म किया, दैट्स व्हाट श्रीलंका इज। आपको चाहिए था, स्ट्राइक रेट भी जेन में था। ऑब्वियसली कल का मैच क्रूशियल जरूर है, लेकिन आसान फिर भी नहीं होने वाला श्रीलंका के लिए। लेकिन जिस तरीके से कल स्ट्राइक रेट था, पर एग्रेसिव अप्रोच थी श्रीलंका की, बॉलिंग के अंदर आप देख लें बड़ा स्टिक अराउंड प्लान उन्होंने किया हुआ था। मेन बैटिंग आपको पता है बर्ल और खास करके सिकंदर रजा की है, लेकिन टेलर आई फील फॉर हिम, क्योंकि जितने वो सीनियर कैंपेनर है उनको परफॉर्म करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन वो जो मिडल ऑर्डर की, फिर मैंने कहा ना सस्टेनेबिलिटी जिम्बाब्वे के पास है नहीं। लेकिन श्रीलंका की निसांका की बात करें, कल कप्तानी बहुत अच्छी थी, जिस तरीके से आपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है, बैट्समैन के पास एक प्लान था वहां पर। जो कल का मैच खेला जाना, फिर मैं वही आज फील करता हूं कि आपके पास इतनी बेंच लाइनअप है नहीं फॉर पाकिस्तान। आपने अच्छा किया उस्मान तारिक को भी यहां पर यूटिलाइज कर लिया हुआ है। बैटिंग के अंदर मैं देखूं इतनी ज्यादा बेंच लाइन आपके पास है नहीं। आप फाइनल्स के लिए आपने क्वालिफाई किया हुआ है। कल भी मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट चॉप्स एंड चेंजेस थोड़ी सी करें, क्योंकि यही इसके अलावा शायद श्रीलंका की सीरीज और बीच में शायद एक हमारी सीरीज जिसमें आपने कुछ ना कुछ प्लान आउट करना है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए। बेहतर है कि आप अभी भी थोड़ी सी चॉप्स एंड चेंजेस कर लें, क्योंकि कप्तानी को रह के आज भी सवाल उठते तो हैं सलमान अली आगा पे। लेकिन मैं इस चीज़ पे खुद भी एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं कि सलमान अली आगा को अगर आप चेंज भी कर देते हो, कि कोई भी नया कप्तान आगे मिनट्स के अंदर आपकी टीम चेंज नहीं करेगा, उसको टाइम चाहिए। अच्छा, आप जितना मर्जी कह लें और चाह भी लें, नहीं हो रहा चेंज। ये मैं मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं चाहता। बता, आप बहुत अरसे से में रहे हैं, इशारा बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन शायद अब आपको इशारा बदलना पड़े। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज देखो, ये अनफॉर्चुनेट आप सब भी एग्री करोगे कि बड़े टूर्नामेंट से पहले पैराशूटर्स बहुत आते हैं पाकिस्तान टीम में। फहीम को बैठ के मैंने भी क्रिकेट या फुटबॉल नहीं दोनों में आते हैं। अगर आप बात करें फहीम अशरफ को हमने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन कहते हैं ना बड़ा प्लेयर हमेशा अपने बॉल और बैट से जवाब दिया, उसने परफॉर्म किया। बिल्कुल, और वैसे भी हम राना फहीम अशरफ के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इम्पैक्ट जरूर रहा है। लेकिन ब्रेंडन टेलर की जो ये बात कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खिला दें, वो फॉर्म में नजर आ जाएंगे आपको, अगर फॉर्म उनकी बहाल करनी। बट दैट्स ऑन अ लाइटर साइड। आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्बाब्वे की टीम इज नाउ लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान के कल हम मैच जीत जाएं। बिल्कुल, आई थिंक ये वो कह रहे थे, मैं इस सिचुएशन में पहले आया नहीं, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरे लिए तो ये जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा हमारी तो पूरी जिंदगी, पूरा बचपन इसी तरह गुजरा है। हमने तो हमेशा ऐसी सिचुएशन से गुजारा है। बट ऑफ कोर्स अभी पाकिस्तान हैज़ बीन रियली टफ, बोथ टीम्स। एक मैच में या दूसरे मैच में भी थोड़ा करीब आया, बट एक मैच में जिम्बाब्वे पाकिस्तान के करीब आता है, उसके अलावा बाकी दोनों टीम्स अभी करीब नहीं आई। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो परेशानी नहीं होगी जिम्बाब्वे को। लेकिन दूसरी तरफ अगर, क्योंकि रन रेट उनका बेहतर है, बट दूसरी तरफ अगर देखें तो श्रीलंका शायद सही टाइम पर
क्लिक कर जाए। जो उनका कल कॉम्बिनेशन था, थिकशाना से नया बॉल कराया उन्होंने, सो पावर प्ले बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों में उनकी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव नजर आई और वो आप चाहते हैं। और वही श्रीलंका हमें याद है कि इनके जो टॉप 3-4 बैटर्स हैं, बैटर हैवी टीम है, लेकिन बहुत बड़ा जो इशू आ रहा था वो कुसाल मेंडिस का बार बार रन आउट होना था। तो शुक्र है कि वो कल रन आउट नहीं हुआ, इवन दो मेन तो नसांका ही मैच ले गए, बट वो एक पॉजिटिव साइन था कि वो उनके भी रन हो गए दोनों। मोहित शाह साहब से मैं फौरन पूछ लेता हूँ सर, श्रीलंका चाहिए पाकिस्तानी अवाम को या जिम्बाब्वे चाहिए फाइनल में? देखें कोई भी टीम हो लेकिन पाकिस्तान को वीक नहीं खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी आप रिजर्व उठा के डाल दें ताकि आप वहाँ पे ऐसा आपका परफॉर्मेंस आ जाए कि फिर आप फाइनल भी ना खेल सकें। ये कभी भी नहीं होता। जब आप स्ट्रेंथ पे खेलते हो तो फिर आपको उसी स्ट्रेंथ पे फ्लो में खेलना चाहिए, उसी फ्लो में खेलें। और पाकिस्तान को उस फ्लो में अगर खेलती है तो पाकिस्तान को कल हराना आसान नहीं होगा। तो मैं फिर यही समझता हूँ कि फिर जिम्बाब्वे के साथ ही पाकिस्तान का फाइनल। और कोशिश ये भी की जाए कि कल के लिए वैस पाकिस्तान को ना पिक करे, ना पिक ये भी जरूरी है, इनको स्टेडियम से दूर रखा जाए। बिल्कुल, ये दूर रखा जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।